अजोबी सभी वेलकम टू लो। अजोबी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त के सब में। आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका और गुड मॉर्निंग सभी को और जय श्री राधे कृष्णा जय श्री राम सभी को। और आई होप आप अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे भैया। जो हमारी सीरीज चल रही थी क्वांटम फिजिक्स की, आज उसका लेक्चर 10 है, यूनिट सेकंड का। ठीक है भैया। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भैया कि श्रोडिंगर इक्वेशन की और नई एप्लीकेशन कौन सी थी। तो एक नई महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पे विचार करेंगे हम। और नई एप्लीकेशन है आपकी लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इसे बोलते हैं पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट है इसे बोलते हैं रेखीय आवर्ती दोलित्र, यानी कि परवलयाकार विभव कूप। और ये एप्लीकेशन है किसकी? श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है भैया, किसकी एप्लीकेशन है? श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो भैया जब भी श्रोडिंगर इक्वेशन की हमें एप्लीकेशन सॉल्व करनी होती है, जब भी हमें श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो दो चीजों पे फोकस करा जाता है। एक तो ई पे और एक साई पे, यानी कि एक तो आइगन वैल्यू पे एक आइगन फंक्शन पे। तो हम वही चीजें आज डिस्कस करेंगे भैया आगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। क्या पूछा जाता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा आता है ये आपका। जो भी स्टूडेंट बीएससी और एमएससी कर रहे हो वहां तक का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भैया, श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है भाई। तो हमारा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। और ये एप्लीकेशन है किसकी? श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की कितनी एप्लीकेशन अब तक हो चुकी? तो सबसे पहले आपकी हो गई थी पोटेंशियल वेल वाली, स्क्वायर पोटेंशियल वेल वाली, वन डायमेंशनल की। फिर इसके बाद होगी थी तीन डायमेंशनल की। आज जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है भैया। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की जो आपके सिलेबस में है बीएससी में, वे तीनों एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी आज। ठीक है भैया। और यूनिट सेकंड आप एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगी अपने आप में। ठीक है भैया। एक छोटा सा टॉपिक इसमें है आयरन फिस्ट थ्योरम का, मतलब वो अलग ही करवा दूंगा मैं आपको। तो यूनिट थर्ड कल से स्टार्ट हो जाएगी, आप एक बार यहाँ तक का काम अच्छे से कर रहे होंगे अपना। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, गिव क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है भैया, ये इसका क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है। अगर हिंदी मीडियम से कुछ स्टूडेंट है तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि रेखीय रेखीय आवर्ती दो लित्र की ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 2 लित्र की क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी से के सिद्धांत से वर्णन कीजिए, के सिद्धांत से वर्णन कीजिए। यानी कि ये बताना भैया, और क्या बतानी है भैया? एक्सप्रेस फॉर जीरो पॉइंट एनर्जी, पूरा मतलब एक डेरिवेशन, और इसका जीरो पॉइंट शून्य ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। शून्य ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाना, कहने का मतलब है क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नॉर्मल थ्योरी बतानी, नॉर्मल क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी बतानी पड़ेगी लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, और इसके लिए एक डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा। या एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए किसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लो भैया, आइगन वैल्यू निकाल लो, मतलब एक्सप्रेशन निकाल लो किसके लिए? वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। एग्जाम में जाकर ज्यादातर ये वाला वर्ड पढ़ना भैया आपको, एग्जाम में जाने के बाद सबसे ज्यादा आपको ये वाला वर्ड पढ़ना भैया। कौन सा? ये वाला। ये वाला वर्ड ज्यादा पढ़ना है, द एक्सप्रेशन, और ये वन डायमेंशनल लीनियर
ये वर्ड ज्यादा पढ़ना भैया आपको, ठीक है भैया। और आपको जो है हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज्यादा जो ये वाला वर्ड पढ़ना भैया, ये, ठीक है भैया, ये वाला वर्ड ज्यादा पढ़ना। और जीरो पॉइंट एनर्जी एक ये पढ़ना आपको, जीरो पॉइंट एनर्जी। एग्जाम में जाने के बाद एक ये वाला वर्ड पढ़ना भैया आपको, ठीक है भैया, जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अगर ये वाले वर्ड आपको क्वेश्चन को हेल्प करेंगे भैया, ठीक है। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं भैया। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है जब कोई वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है। तो देखो ध्यान से, जब हमारा कोई भी ऑक्सीलेटर होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑक्सीलेटर रहा हो, मान लो सपोज करो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है भैया, एक डायग्राम बनाता हूँ, कुछ इस तरीके का हमारा ऑक्सीलेटर रहा होगा, ठीक है भैया, कुछ इस तरीके का हमारा ऑक्सीलेटर रहा होगा यो, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये ऊपरली साइड में ऐसा एनर्जी को शो कर रहा है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है भाई, ये माइनस है। और इधर के साइड में इसका एम्पलीट्यूड रहा होगा या पॉइंट रहा होगा प्लस के ए। इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी जो है वी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx², क्योंकि इस साइड में हम एक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे जीरो है, यानी कि इस पॉइंट पे निकालने भैया जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है भैया। ये इसका डायग्राम हो गया, जल्दी से नोट कर लो, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी अब तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई, ये इसका डायग्राम हो गया। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई ऑक्सीलेट करता है डायग्राम, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है भैया, तो आपको बताना है। एक फॉर्मूला लगता है हुक्स लॉ। कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या कहता है, वो कहता है जितना भी आप फोर्स लगाओगे उसके डिस्प्लेसमेंट के कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भैया। तो हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट एक्स है उसका, जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो यहाँ पे आ जाता है एक कांस्टेंट -kx, ठीक है भैया। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले कह दोगे, ठीक है भैया। अब ठीक इसी प्रकार से जब कोई ऑक्सीलेट करता रहता है तो फोर्स, फोर्स के कारण मोशन जनरेट होती है। तो फोर्स के कारण मोशन जनरेट होती है, तो आप कहोगे, हम यहाँ पे लगाएंगे किसका रूल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भैया। क्या होता है, एफ इजिकल टू एम में। तो एफ इजिकल टू ये टर्म्स एम एम ऐसा कैसे, आप इसे कैसे लिखते हो, वी को, ए को dv/dt, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ, तो एफ इजिकल टू बनता है ये, वेलोसिटी को भी हम कैसे लिख सकते हैं, dx, और ये d/dt और dx/dt। तो आप कह सकते हो कि f की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास, f इजिकल टू m d2x/dt², ये टर्म्स बन के आई हमारी, ठीक है। एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे सभी। जल्दी से एक बार सभी थम कर दो, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो अगर मैं आपसे कह लगूं मेरे पास f की वैल्यू ये भी आ गई, f की वैल्यू ये भी आ गई थी भैया, इसे चलो मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो बाई इक्वेशन पहली और दूसरी दोनों को आप इक्वल रखोगे तो आप क्या होगे, m d2x/dt² इजिकल टू आएगा -kx।
अच्छा, ये कहानी अभी यहीं रुक जाएगी, ये कहानी आपकी यहीं रुक जाएगी और यहाँ से मतलब एक अलग कहानी स्टार्ट होगी भैया। ठीक है भैया, ये कहानी आपकी यहीं रुक जाएगी और यहाँ से एक अलग कहानी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे सभी। ये कहानी हमारी यहीं रुक जाएगी। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती थी, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी न्यू इजकल टू 1/2 पाई अंडर रूड के बाई एम। ये तो नॉर्मल हमें फॉर्मूला पता होता था फ्रीक्वेंसी का, न्यू इजकल टू 1/2 पाई अंडर रूड के बाई एम। तो इस कहानी को यहाँ पे ही खत्म करेंगे, अब एक नई कहानी बननी स्टार्ट होगी। एक बार सभी यहाँ तक का नोट कर लो भैया, एक बार सभी यहाँ तक का नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कहानी एक अलग चलेगी भैया आपकी। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से तरीके से। अब यहाँ से देखेंगे भाई ध्यान से। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इसमें जो है चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इस ऑक्सीलेटर में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो आप कहोगे -1 -a से लेके +a तक हो रहा है। तो आप कहोगे चेंज जो है -a से कहाँ तक हो रहा है, +a तक हो रहा है। ठीक है भैया, +a तक हो रहा है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखने लगे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कहते हो V इजकल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि K इजकल टू 1/2 के वो K इजकल टू 1/2 mv² होता तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। अगर V इजकल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे देखते होगे पोटेंशियल एनर्जी इन इन पॉइंटों पे यहाँ से जब चलती है तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे चलती है तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब इस पॉइंट को मैंने क्या कह रखा, -a, इस पॉइंट को क्या कह रखा मैंने, प्लस का a। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है टोटल काइनेटिक मतलब एक तरीके से जब इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो टोटल एनर्जी क्या बन जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बन जा रही है। क्यों बन जा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती इन पॉइंटों पे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। कितनी बन जाती है भैया, टोटल सॉरी टोटल एनर्जी बन जाती है। क्यों बन जाती है एक बार ध्यान से समझेंगे। E इजकल टू क्या होता है, K+V होता है, लेकिन इन पॉइंटों पे इन पॉइंटों पे क्या K होगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब इन पॉइंटों पे K बिल्कुल भी नहीं होगा तो K की वैल्यू यहाँ पे कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाओगी, V के इक्वल हो जाओगी। तो आप कहोगे E इजकल टू V की वैल्यू तो ऊपर से आई हुई थी हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भैया ये x के कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे। तो x की एक वैल्यू तो थी -a और x की वैल्यू थी, एक वैल्यू थी +a। अभी आप कोई सी भी वैल्यू को x के स्थान पर रखोगे तो आप कहोगे प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब है 1/2 के x पे कोई सी भी रखो इनमें से तो a² आ जाओगी। तो यहाँ तक बताओ e की वैल्यू तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। एक बार सभी थम करके बताओ e की वैल्यू तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना है तो एक बार सभी नो प्रॉब्लम लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना होगी किसी को भी। अगर आप कहोगे भाई इस वाली इन वाली इक्वेशन का क्या फायदा हुआ, तो अभी कोई जरूरत नहीं है आपको, अभी रेस्ट दो ना, अभी हम इन वाली इक्वेशनों से काम कर लेंगे अपना। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमारी कहानी आ गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारी अगर कहानी नहीं बढ़ती हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा भैया श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। आप कहोगे श्रोडिंगर इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0 होती है। लेकिन ये आप देख रहे होगे डेल कैसा है, 3 डायमेंशनल में होता है, लेकिन ऑक्सीलेटर कैसा लेकर चलना है, 1 डायमेंशनल में। तो इन वन ये कैसी है, 3 डायमेंशनल में, इन 1 डायमेंशनल में देख लो तो, इन 1 डायमेंशनल में देख लो तो भैया, तो 1 डायमेंशनल में हो जाएगी हमारी d2 साइन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है भैया, ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। और अच्छा एक बात बताओ, v की वैल्यू कितनी थी? v की वैल्यू भैया कितनी थी? 1/2 के एक्स स्क्वायर थी। इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दो, तो आप कहोगे d2 साइन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, और e माइनस वी की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ गई? 1/2 के एक्स स्क्वायर साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी? एक बार सभी थम कर देंगे। ठीक है भैया, एक बार सभी थम कर देंगे कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, आप 8 पाई स्क्वायर एम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो भैया, इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर दोगे। ठीक है, चलो करते हैं अगले स्टेप में ये काम भी। तो करो भैया इसकी मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहूँ d2 साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, तो आपने कहा 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, तो आप कितनी बना दोगे? ये 4 हो जाएगा। जब इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है भैया, एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और साइन इजिकल टू 0, ये वाली टर्म्स बनी आपकी। अब इसमें से कुछ टर्म्स लेट कर लो भैया, यहाँ से लेट कर लो जिससे कि हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाए। लेट अल्फा इजिकल टू, ये सारी टर्म्स को अल्फा मान लो, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को, और इस वाली टर्म्स को, जो ये वाली टर्म्स है एक्स स्क्वायर को छोड़ के, ये वाली जो जितनी भी आपको ये वाली टर्म्स दिखाई दे रखी, इसे बीटा स्क्वायर मान लो। तो बीटा स्क्वायर इजिकल टू यहाँ से आपका आ गया होगा 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन एच स्क्वायर, ये टर्म्स बनी होगी आपकी। अब यदि मैं इससे बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहोगे अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, जैसे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो d2 साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म्स की यहाँ पे ये जो लेट करा अल्फा रखा, ये वाला जो लेट करा यहाँ पे बीटा स्क्वायर रखा, और ये एक्स स्क्वायर रखा, और साइन इजिकल टू 0 रखा। ठीक है भैया, इसे आप इक्वेशन नंबर ए कह दो। आप क्या कह दोगे इसे? इक्वेशन नंबर ए। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना? अब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या आप अल्फा, देखो भाई, क्या आप अल्फा बीटा के बारे में जानते हो ये किस टाइप के वेरिएबल है? नहीं जानते। तो जब अल्फा और बीटा कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो ये फंक्शन भी चेंज होना चाहिए भैया। ये वाला जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये पहला नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन जैसे ही अल्फा बीटा मान लिए, जब ये वाला चेंज हो गया तो इस फंक्शन को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी हमें एक लेट टर्म्स माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? एक लेट टर्म्स माननी पड़ेगी। चलो इस वाली लेट वाली टर्म्स को मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल बातें सभी क्लियर हो जा।
मैं क्या काम करता हूं, एक नई टर्म्स मान लेता हूं, नई डायमेंशनल टर्म्स मान लेता हूं जीटा। क्या बोल मान लेता हूं, जीटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लेट ए, लेट ए डायमेंशनल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, वेरिएबल जीटा, वेरिएबल जीटा। जीटा को आप इस प्रकार से दिखाते हो बनाकर, इसे क्या बोला जाता है, जीटा, JETTA। ठीक है भैया, जीटा बोला जाता है। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए जीटा को क्या लेट कर लेता हूँ, अंडर रूट बी एक्स लेट कर लेता हूँ, बीटा एक्स लेट कर लेता हूँ। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, इससे मेरा यहाँ इस इक्वेशन में जीटा के टर्म्स को लाकर उठाकर रखने का फायदा हो जाएगा, और मैं उसका एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लूंगा। ठीक है भैया, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जीटा एक्स हो जाएगी, जीटा एक्स हो जाएगी। ठीक है भैया, अगर मैं इसे ऐसा लिख लूँ थोड़ा सा, मतलब इसे चेंज ओवर दिखा सकता हूँ ना, मान लो इसमें जीटा में चेंज हुआ, तो इसका मतलब है इसमें भी मैं डी लगा सकता हूँ, डी का मतलब इसमें भी चेंज। भाई जो काम ऊपर कर रहे हो वही काम नीचे कर लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं, यहाँ तक हमारी टर्म्स बन गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे डी साई बाई डी एक्स को लिखना है, एक्स से लिखना है, तो क्या इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, डी साई बाई डी जीटा, ठीक है, और डी जीटा अपॉन डी एक्स। जल्दी से बताओ, अभी भी तो ये फंक्शन देखो, ये वाला इससे कट जाएगा, अभी भी ये वाला फंक्शन ये बना हुआ है, इससे क्या फायदा होगा, मेरा ये वाली टर्म्स जो है जीटा में बदल जाओगे। एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ तक का समझ में आया आपको, जल्दी से बताओ। ये वाली मैंने क्या काम करा, एक डायमेंशन वेरिएबल ले लिया जीटा, क्योंकि मुझे अपना ये सारा भाई अल्फा बीटा एक हम नहीं पता किस टाइप के फंक्शन है, ये सीधा साधा फंक्शन था, इसे चेंज करना है। तो अब क्या करा हमने, जीटा को ये लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है भैया, लेट जीटा ये हो सकता था ऐसा मान लिया, तो ये इसको हम सोल्व करके लेकर आए, ये टर्म्स बनी। अब हम क्या काम करेंगे, डी फाइव बाई डी एक्स, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है इस फंक्शन को बदलना, मेरा मेन मोटिव है इस फंक्शन को बदलना। तो इस फंक्शन को कैसे बदल सकता हूँ, अगर एक बार बताओ, डी साइन बाई डी एक्स को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ एक बार, फिर आगे चलते हैं। अगर ऐसा लिख दूंगा तो मेरा बहुत सारे काम हो जाएंगे भैया, ऐसा लिख दूंगा तो मेरा बहुत सारे काम हो जाएंगे। कैसे, कौन से काम हो जाएंगे, देखो इस वाले टर्म्स के स्थान पे क्या रख दूंगा मैं, ये रख दूंगा अंडर रूट बीटा। तो मैं ये क्या रख सकता हूँ, डी फाइव बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स इजिकल टू क्या रख सकता हूँ, अंडर रूट बीटा डी साइन बाई डी जीटा। ठीक है भैया, देखो ये वाली टर्म्स ऐसा कैसी, इस वाली की जगह मैंने क्या रख दिया, अंडर रूट बीटा रख दिया, और ये वाली टर्म्स ऐसा कैसी। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। चलो मुझे इस वाली ए इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं इसे उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ एक बार। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है भैया, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी भैया, जब मैं अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा। ठीक है भैया, इस इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने ये उठा लिया। यहाँ तक आप बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अभी, जिससे कि आपको प्रॉपरली ये थोड़ा थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है भाई, बस हमारा काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करने के एक काम करो, इसे थोड़ा सा इधर ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भैया, एक काम करो, आप अगेन डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, अगेन अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो देखना जरा, ये टर्म्स बनी डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा ऐसे बना कर लिख लो, डी साई बाई डी जीटा। ठीक है भाई,
और डी जीटा अपॉन डी एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, अभी बताता हूं मैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, ना तो मैं अभी बताता हूँ इसे सॉल्व करके। ये क्या बना है, डी जीटा डी साइन डी एक्स डी जीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है भैया, और डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार चेकआउट करके बताओ, डी अपॉन डी जीटा। ठीक है, और डी साइन अपॉन डी एक्स। इसे अब इसे वो करेंगे हम रीअरेंजमेंट इसका। ठीक है भैया, रीअरेंजमेंट करेंगे, डी जीटा अपॉन डी जीटा। देखो मैंने ये क्या करा, थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या ना, कैसे भी देखो कैसे। मैंने क्या काम करा है, मैंने मेरे पास ये वाली चीज थी, ये वाली चीज थी, इसमें ये वाली वैल्यू। अब देखो इसी इक्वेशन का ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है भैया, ये जो इक्वेशन आई है इसका क्या कर दिया, एक बार क्या कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखना एक बार और डिफरेंशिएशन करने पे ये वाली टर्म्स मेरी क्या ये नहीं बन जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगी। इधर का एक बार डिफरेंशिएशन करा, ये आया, ये वाली टर्म्स ऐसा कैसी, मतलब ये सारी टर्म्स को मैंने अंदर ही ले लिया ऐसा। और मैंने क्या काम करा, इस ये टर्म्स ऐसे कैसी, मैंने इन्हें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके लिख लिया बस। रीअरेंजमेंट करने का मतलब है ये वाला डी तो ऐसा कैसी है, ये वाला जीटा यहाँ पे भेज दिया, और ये वाला डी एक्स इसके नीचे भेज दिया, और ये वाली टर्म्स ऐसा कैसी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, इस इक्वेशन तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये टर्म्स ऐसे कैसी, ये भी ऐसे कैसी, ये भी ऐसे कैसी, ये भी ऐसे कैसी, मैं इसमें डी जीटा बाई डी जी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या फायदा मिलने वाला है मेरा, इससे मेरा ये फायदा मिलने वाला है, मेरी बीटा की टर्म्स बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, थोड़ा ध्यान से दो। अगर मैं आपसे कहने लगूं मेरी एक टर्म्स बनने वाली है यहाँ से, कौन कौन सी टर्म्स बनने वाली है, अगर आप ये इस वाले को और इस वाले फंक्शन को एक साथ ले लो तो अंडर रूट बीटा बन जाएगा, इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को ले लो तो अंडर रूट बीटा बन जाएगा। तो बनाऊं जल्दी से, चलो बनाते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं और बनाते हैं यहाँ से वैल्यू। जल्दी से बनाना भैया एक बार सभी वैल्यू, कितनी वैल्यू बनी और जल्दी से बताओ मेरी वैल्यू कितनी बनी। ये तो अंडर रूट बीटा हो गया, चलो वैल्यू रखो यहाँ पे। तो आप क्या होगे, डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर। आपकी बीएससी की किताब में पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रखा, एमएससी का सॉल्यूशन है वो भैया। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख रखा उन्होंने, लेकिन मैं पूरा करवा रहा हूँ आपको जिससे कि हर चीज आपको कंप्लीट मिले, बीएससी किताब में नहीं मिलेगा ये। ठीक है भैया, ये इस टर्म से इजिकल टू और डी बाई डी जीटा। ठीक है भैया, अब देखो ये डी फाइव ऐसा कैसी, ये एक काम करो डी साई बाई ये वाला जो बचा हुआ टर्म्स है ये जीटा बन गया इस तरीके से, और ये वाला इसके साथ अंडर रूट बीटा बना, और ये वाला इसके साथ अंडर रूट बीटा बना, क्योंकि हमें वैल्यू पता थी, इसकी पता थी, क्योंकि हमें वैल्यू पता थी डी जीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट बीटा। अभी पीछे लिख के आए थे हम। ठीक है, जल्दी से, क्या ये होती है वैल्यू डी जीटा बाई डी एक्स की अंडर रूट बीटा, अगर ये वाली टर्म्स होती है तो यस लिख दो एक बार जल्दी से, फिर मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ पे थी हमारी। चलो दिखाता हूँ मैं आपको ये कहाँ पर थी वैल्यू। देखो भाई ये रही हमारी वैल्यू कि डी जीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट बीटा थी, ये रही ना, यहाँ पर थी हमारी ये वाली टर्म्स, ये रही, ये थी। बस ये टर्म्स को मैंने क्या करा, इधर लिखा है, ये टर्म्स को क्या कहाँ पे लिखा मैंने, इधर लिखा है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी। ठीक है भैया, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी। चलो इसे करते हैं सोल्व, डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, अब आप देखोगे ये अंडर रूट बीटा बीटा ये बीटा स्क्वायर बन गया होगा भैया। ठीक है भैया, और ये टर्म्स हमारी बन गई होगी, इसके साथ ये वाली टर्म्स बन गई होगी डी टू साइन बाई डी जीटा स्क्वायर, इस प्रकार से ये टर्म्स बन गई होगी। ठीक है, तो अब आपकी बहुत बढ़िया तरीके से, अब मेरी जो ए इक्वेशन थी उसे उठा लेते हैं। अच्छा मेरी ए इक्वेशन क्या थी जल्दी से बताओ, अब मेरी ए इक्वेशन क्या थी
उसे उठा लो भैया एक बार। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस इक्वेशन को। इक्वेशन ए क्या थी? इक्वेशन ए क्या थी? इक्वेशन ए थी हमारी डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर 0। ये थी भैया हमारी। ठीक है भाई, ये इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में हमें वेरिएबल्स बदलने हैं। क्या करने हैं? वेरिएबल्स बदलने हैं। वेरिएबल्स कैसे बदलने को बताया था मैंने आपको कि भैया जहाँ पे ये वाली टर्म्स दिखाई दे रही है वहां पे ये वाली टर्म्स रख देंगे। क्या रख देंगे? ये वाली टर्म्स रख देंगे। जल्दी से वैल्यू रखो भैया और बताओ क्या टर्म्स बनी मेरी। ठीक है भाई, इन इक्वेशन इसमें ये वाली वैल्यू रखो जल्दी से और बताओ क्या टर्म्स बनी। तो आप कहोगे वैल्यू, ये वाली टर्म्स यहाँ पे पुटअप करो तो आपकी वैल्यू बनी होगी बीटा स्क्वायर डी टू साइन, डी टू साइन, डी टू साइन नहीं बना होगा आपका, डी टू जीटा बना होगा वो। नहीं नहीं, ये रहा साइन, तो ऐसे कैसे, ये टी जीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस ये वाली टर्म्स अल्फा माइनस के। अच्छा भैया बीटा स्क्वायर ऐसा कैसी? लेकिन आपने सभी ने देखा था कि एक एक्स स्क्वायर के टर्म्स कितनी आई थी। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक्स स्क्वायर के टर्म्स कितनी आई थी। हमने देखा था जीटा इजिकल टू था अंडर रूट बीटा एक्स, ये लेट करा था ना हमने। तो यहाँ से किसकी अगर इसका स्क्वायर कर दूं मैं तो आप कहोगे बीटा एक्स स्क्वायर आ जाओगा। और एक्स स्क्वायर के टर्म्स कितनी आ गई यहाँ से? एक्स स्क्वायर के टर्म्स आ गई होगी आपके जीटा स्क्वायर अपॉन बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स यहाँ पर रखनी है भैया। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के टर्म्स यहाँ पर रख दो, जीटा स्क्वायर अपॉन बीटा और साइन बराबर 0। ये टर्म्स, इससे ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएगी हमारी, एक टर्म्स मतलब। और क्या बचेगी हमारी टर्म्स? जल्दी से बताओ। आप कहोगे यहाँ से हमारी टर्म्स बची बीटा स्क्वायर अपॉन डी टू साइन बाई डी जीटा स्क्वायर। ठीक है भैया, प्लस एल्फा माइनस बीटा जीटा स्क्वायर और साइन बराबर 0। ये टर्म्स आ गई सभी की। जल्दी से बताओ, अगर मैं इस वाले टर्म्स को थोड़ा सा और सॉल्व करने लग जाऊं तो मेरी टर्म्स क्या बन जाएगी? जल्दी से बताओ भैया सभी, जल्दी से बताओ मेरी टर्म्स क्या बन जाएगी। आप कहोगे ये वाले टर्म्स को बीटा स्क्वायर डिवाइड में भेज दो सबके। ठीक है, यानी कि बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो हमारी टर्म्स बन जाएगी डी टू साइन अपॉन डी जीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनी आपकी। जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनी आपकी भाई। अगर मैं आपसे कहने लगूँ ये तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनी आपकी, एक बार कमेंट करके। अच्छा ये बीटा स्क्वायर नहीं है भैया, बीटा है ये बीटा स्क्वायर नहीं है, ये बीटा है। कहाँ से आया था ये हमारा? देख लेते हैं भैया। ये बीटा स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंडर रूट में मल्टीप्लाई करोगे आप, अंडर रूट के अंडर रूट में, देखो यहाँ से अंडर रूट की अंडर रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बीटा ही आएगा भैया। क्या आएगा यहाँ? अंडर रूट के अंडर रूट में तो बीटा ही तो आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पे सभी बीटा लिख लेना। क्या लिख लेना? यहाँ पे सभी बीटा लिख लेना। ठीक है, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ भी आपका स्क्वायर नहीं आएगा, बस यहाँ पे बीटा ही आएगा। ठीक है भैया, ये बीटा आएगा। अब हो जाएगा काम हमारा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अब आप बीटा से इसे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। जब आप बीटा से डिवाइड करोगे अल्फा अपॉन बीटा माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, जीटा स्क्वायर साइन बराबर 0, ये आई होगी आपकी इक्वेशन। इसे आप इक्वेशन नंबर बी कह दो, इसे आप इक्वेशन नंबर बी कह दो। इक्वेशन बी तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? इक्वेशन बी तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? अब इस टाइप की इक्वेशन का कुछ एक जनरल सॉल्यूशन होता है। जल्दी से बताओ, इक्वेशन बी तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। अब इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होता है, तो लेट द जनरल सॉल्यूशन
ऑफ दीज इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जब हमने y इजकल टू सी ई की पावर अल्फा टी, क्या पढ़ा था, वो y इजकल टू सी ई की पावर अल्फा टी, इस तरीके का एक जनरल सॉल्यूशन आता था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी फंक्शन हमारा कायम है और जीटा में है। ठीक है भाई, यू साई, ये जीटा में है हमारा फंक्शन। ठीक है भैया, तो यो हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा यू जीटा, या आप कह सकते हो कि भैया ये जो हमारा साइन जीटा है, इसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा कौन सा, सी यू जीटा, जीटा e की पावर माइनस जीटा स्क्वायर बाई 2। ये इसे आप इक्वेशन नंबर सी कह दोगे, इसे आप इक्वेशन नंबर सी कह दोगे। और आप क्या काम करोगे, यहाँ से जैसे आपके पास इक्वेशन नंबर सी आ जाएगी और आप इसे इक्वेशन किस में रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट ए में सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है भैया, ए में सब्सटीट्यूट कर दोगे, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो आपके पास एक टर्म्स बनेगी डी टू यू जीटा अपॉन टी जीटा स्क्वायर माइनस 2 जीटा। ठीक है भैया, और डी यू जीटा अपॉन टी जीटा। ठीक है भैया, प्लस अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 यू जीटा। देखो अगर एक एक चीज बताऊं आपको बहुत अच्छी सी, एक चीज बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छी सी, आप अगर ये वाली इक्वेशन सब में उसमें इक्वेशन ए में रखना चाहोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको 2-3 कैलकुलेशन और बढ़ जाओगे। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ये इक्वेशन आएगी। कैसे याद रख सकते हो कि भैया डी टू यू डी जीटा अपॉन डी स्क्वायर, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे माइनस 2 जीटा आ जाएगा और ये फंक्शन ऐसा कैसे, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे कैसा आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा विदाउट डेरिवेटिव। ठीक है, और ये वाली टर्म्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 और ये वाली माइनस 2, ये याद रखनी, बस थोड़ी सी टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी। और मतलब आपको ना तो 2-3 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप इतनी तो चीजें आप देख सकते भी हो। ठीक है भैया, ये वाली इक्वेशन आगे होगी आपकी, ये वाली इक्वेशन आगे होगी आपकी इक्वेशन इसमें ए में रखने पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने पे। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, अगर यहाँ तक आ गया हो तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से भी कुछ 1-2 टर्म्स लेट कर लेंगे और काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसे हैमिल्टोनियन में एच फंक्शन में बना लो इक्वेशन को। ठीक है भाई, तो इसे हम कह देंगे लेट, या रिप्लेस कर दो, लेट रिप्लेस, रिप्लेस कर दो भैया एल, क्योंकि और इक्वेशन छोटी हो जाएगी, अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए 2n मान लो। ठीक है भैया, 2n मान लो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, और जहाँ पे यू जीटा फंक्शन है, यू जीटा फंक्शन है वहां पे थोड़ी देर के लिए हैमिल्टोनियन फंक्शन मान लो, एच एन जीटा मान लो। ठीक है भैया, ये सब लेट करा है हमने इक्वेशन सॉल्व करने की वजह से। तो डी टू यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा एच एन जीटा अपॉन टी जीटा स्क्वायर। ठीक है भैया, माइनस 2 जीटा टी एच यू को बस हमने किस में चेंज करा, एच में चेंज करा है, एच एन जीटा। ठीक है, अपॉन टी जीटा प्लस 2n एच एन जीटा इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स बनी होगी भैया आपके, जल्दी से बताओ अगर ये टर्म्स आ गई है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भैया, ये टर्म्स आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। बस अब कोई दिक्कत समस्या ही ना है कुछ भी, बस आप यहाँ तक का ही इसे, यहाँ तक की या तो यहाँ तक का दिखा दो या यहाँ तक का, अगर यहाँ तक का भी दिखा दोगे आप तो कोई दिक्कत समस्या ना। ये हमारी इक्वेशन आ गई, बस क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हमें अपने पुराने काम पे वापस जाना, जो जो चीज लेट करी थी वो चीज वापस लेकर आनी है, जो जो चीज लेट करी थी वो चीज वापस लेकर आनी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, एक बार सभी थम कर दो भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, एक बार सभी थम कर दो। ठीक है भैया,
तो इसका भी कोई एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, जैसा ऊपर लेट करा था। और बस यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को छोड़ देंगे, यहाँ पे भी हम अपनी इक्वेशन को छोड़ देंगे, ये इसका भी एक जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन अबो इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन अबो इक्वेशन। तो यहाँ तक की इक्वेशन सोल्व करने के लिए वो कह रहा था, वो सी एच की पावर एन जीटा और ई की पावर माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक की इक्वेशन सोल्व करने को कह रहा था। अपनी पुरानी टर्म्स पे चले जाओ, जो टर्म्स हमने लेट करी थी भैया। अच्छा एक बात बताओ, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू कौन कौन सी माननी थी? जल्दी से बताओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू कौन कौन सी लेट करी थी? जल्दी से पूछ जाओ भैया एक बार जल्दी से, और बताओ कौन कौन सी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या लेट करी थी। बताओ भैया, अल्फा की वैल्यू हमने लेट करी थी 8 पाई स्क्वायर m e। देखो भाई यहाँ तक का तो काम अलग हो गया, यहाँ से अब अलग हो गया। ये अल्फा की वैल्यू ये थी और बीटा की वैल्यू क्या लेट करी थी? अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर m के अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है भैया, तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा अपॉन बीटा निकाल लो यहाँ से। अल्फा अपॉन बीटा निकाल लो करके, जल्दी से अल्फा अपॉन बीटा निकाल लो। ठीक है भैया, अल्फा अपॉन बीटा निकाल लो जल्दी से सभी। देखो भाई, हमेशा आपको याद रखना है अल्फा अपॉन बीटा जो होता है वो होता है 2n+1। अब 2n+1 कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मान लो मैंने कहा 2n+1 में n बराबर 0 रखा, तो आपका हो गया एक वैल्यू आएगी। n बराबर 1 रखा तो कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी। n बराबर 2 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। तो हमेशा क्या होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। तो वापस एक बार तो यहाँ काउंट हो गया, दूसरी बार यहाँ पे काउंट हो गया। तो अपना एक ऑक्सीलेशन करने के लिए वापस आना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। इसे वापस ऑक्सीलेशन करना पड़ेगा, तो वापस यहाँ 4 यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अल्टरनेट ऑर्डर होता है। तो इसे बोलते हैं ऑड टर्म्स। क्या बोलते हैं इसे? अल्टरनेट टर्म्स के अकॉर्डिंग ऑड टर्म्स। तो अल्फा अपॉन बीटा हमेशा होता है 2n+1। यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं मैं, ये होती है कंडीशन। ऑक्सीलेट होने के लिए अल्फा अपॉन बीटा कितना होना चाहिए? 2n+1 होना चाहिए। जरा वैल्यू रखो इनकी सबकी। ठीक है भैया, और ई की वैल्यू निकालने का हमारा मेन पर्पस है। तो अल्फा अल्फा की इनकी सबकी वैल्यू रखो भैया। अल्फा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही? 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन बीटा की टर्म्स कितनी दिखाई दे रही है आपको? एक काम करो, चलो बीटा की टर्म्स लिख लो। अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर m के अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 2n+1। ठीक है भैया, ये आएगी हमारे पास टर्म्स। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी की यही टर्म्स बनी है? और इसे सिंप्लीफाई करके बताओ मेरी क्या टर्म्स आई है। ई की वैल्यू बताओ क्या आई है यहां से। इसे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या टर्म्स बनी। ठीक है भैया, जल्दी सिंप्लीफाई करो सभी, और जल्दी बताओ क्या टर्म्स बनी भैया। ई की वैल्यू कितनी आई है? क्या आप सभी की ई की वैल्यू ये आई है? क्या आप सभी की ई की, अच्छा ये 2n+1 को भी क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो 2n+1 को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2n+1/2 ऐसे लिख सकते हो। और ये कट्टा फिट्टी करके क्या करोगे आप? इक्वल करके ई की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ई की वैल्यू ये आनी चाहिए आपकी, ई इजिकल टू n+1/2 h/2 पाई अंडर रूट m अंडर रूट k/m। जल्दी से बताओ ये टर्म्स आ गई आपकी। अगर ये ई की टर्म्स आ गई है तो काम हो जाएगा भाई, हमारा काम खत्म। यस लिख दो भैया अगर ये टर्म्स आ गई आपकी ई की। जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से बताओ, आ गई?
यस लिख दो भैया एक बार। अगर ये वाली टर्म्स आई हो आपकी तो एक बार यस लिख दो। ये वाली टर्म्स आ गई हो तो जल्दी से लेट कर दो भैया। ठीक है भैया, यस लिख दो एक बार सभी। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताओ, ये वाली जो आपकी टर्म्स आई है इसमें ये वाली वैल्यू किसकी ओव है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये वाली वैल्यू किसकी ओव है? ये वाली वैल्यू सबसे शुरुआत में छोड़ कर आया था एक इक्वेशन। जल्दी बताओ, ये जो ब्रैकेट में करिए अगर आपको समझ में आ गई है तो ये वाली वैल्यू किसकी ओव है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया, ये वाली वैल्यू किसकी होती है? जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, ये वाली वैल्यू किसकी होती है? अगर आपको अच्छे से समझ में आया सबसे शुरुआत में ही बता के आया था ये वाली वैल्यू किसकी होती है, कमेंट करो जल्दी से। करो भैया कमेंट जल्दी से, ये वाली वैल्यू किसकी होती है? तो आप कहोगे ये वाली वैल्यू थी म्यू की। किसकी थी? म्यू की, फ्रीक्वेंसी की। मैं लास्ट शुरू में ही बता के आया था ना, न्यू इजिकल टू क्या रहेगा? एच 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ये टर्म्स बता के आया था ना, तो यहाँ से ही न्यू तो हो गया और एच ये वाला आ जाएगा, एच ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, इसी की वैल्यू थी? जल्दी बताओ भाई, यही वैल्यू थी? चलो एक बार दिखा दे भी देता हूँ मैं आपको, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। जहाँ पे आपने लेट करा होगा। देखो भाई, ये रही थी ना, सबसे शुरुआत में दिखाई देगी होगी, ये रही। क्योंकि वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम है नी, ये सबसे शुरुआत में आई थी ना हमारी। ठीक है, पहुंचते हैं अपने उस पे। ठीक है भैया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अगर मैं आपसे कह लगूं यही हमारी क्या होती है, यही वैल्यू होती है किसकी? आइगन वैल्यू किसकी? आइगन वैल्यू ऑफ, आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर। ये हो गया हमारा यहाँ तक का सोल्व। ये हमें यहाँ तक 7.5 नंबर या 15 नंबर अपने हिसाब से दे सकता है। ठीक है भैया, अगर 15 नंबर का आया सेमेस्टर सिस्टम से तो 15 का आएगा, लेकिन आप एनुअली सिस्टम से हो तो भैया आपको 7.5 का आएगा यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं n की वैल्यू कैसे रख दूं, n की वैल्यू 0 रख दूं तो E0 की वैल्यू ये n ई एन ही बनता है। E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे n की वैल्यू 0 होती है 1/2h न्यू। इसे पता क्या बोला जाता है? इसे ई नोट को क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म से हो, इसे बोला जाता है 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोला जाता है? 0 पॉइंट एनर्जी। इसे बोला जाता है हिंदी में दुनियांक की ऊर्जा। यही तो पूछा था उसने कि भाई 0 पॉइंट एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन बताओ। ठीक है, और ये डेरिवेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। आप इस डेरिवेशन की एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो, आपका लगभग 15 से 20 मिनट में ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट सभी को।